नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास स्रोत है एक हिंदी हॉरर कहानी, खूनी बिहारी, गांव की दहशत। और ये कहानी हमें ले जाती है बिहार के एक छोटे से गांव नवरंगा कहते हैं। वहाँ रातें, खासकर अमावस्या की रातें, बिल्कुल आम नहीं होती। हाँ, मतलब डरावनी होती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी डर, इसकी वदंती और इसके पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कहानी क्या कहती है, डर कैसे बनता है। सही है। एक तरह से कहानी की चीर-फाड़ करेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं नवरंगा की इस अंधेरी कहानी का सफर। तो कहानी शुरू होती है नवरंगा गांव के माहौल से ही। सूरज ढला नहीं कि दरवाजे बंद, रात में अकेले बाहर निकलना मतलब मौत को बुलावा देना। और इस डर का एक नाम भी है, खूनी बिहारी। कहते हैं हर अमावस्या को वो साया गांव में घूमता है, शिकार की तलाश में। ये माहौल ही अपने आप में कितना तनाव वाला है ना। छोटा गांव, रात और अमावस्या। बिल्कुल। ये सेटअप ही क्लासिक हॉरर का है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर अलगाव डर को कई गुना बढ़ा देता है। छोटा गांव, दुनिया से कटा हुआ। हाँ, तो वहां कोई भी अफवाह, कोई भी डर, वो तेजी से फैलता है, जड़ पकड़ लेता है। अंधेरा तो है ही, जो हमारी देखने की शक्ति कम कर देता है और कल्पना हावी हो जाती है। सही कहा। और फिर अमावस्या, ये सिर्फ टाइमिंग नहीं है, सांस्कृतिक रूप से ये अशुभ माना जाता है, अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ। तो कहानीकार ने इन चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है डर बनाने के लिए। हाँ, ये बात तो है। माहौल और समय दोनों मिलकर डर को बहुत गहरा बना देते हैं। लेकिन ये सिर्फ माहौल का डर नहीं है, इसकी जड़ें तो अतीत में है। जी, 20 साल पहले की घटना। हाँ, 20 साल पहले बिहारी यादव, गांव का ही एक किसान था। एक दिन खेत पर गया काम करने और लौटा ही नहीं। गायब हो गया। अचानक गायब। लोगों ने ढूंढा, पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद गांव के पास एक पोखर है, उसके किनारे उसकी लाश मिली। पर वो सामान्य नहीं थी, अधजली लाश थी। चलिए, यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। गायब होना, फिर लाश मिलना, वो भी इस हालत में। कहानी बताती है कि गांव वाले मानते थे कि उसे किसी इंसान ने नहीं, किसी काली आत्मा ने मारा। अब ये विश्वास क्यों पनपा? हो सकता है मौत का तरीका इतना अजीब हो, हाँ, कि लोगों को लगा ये इंसानी काम नहीं है, या शायद कोई सुराग नहीं मिला, कोई संदिग्ध नहीं था। और जब तर्क खत्म होता है तो अक्सर, आप जानते हैं, अलौकिक बातें जगह ले लेती हैं। तो ये अनिश्चितता की असल में हुआ क्या था बिहारी यादव के साथ, कोई नहीं जानता था। कत्ल, हादसा या कुछ और। बिल्कुल, यही अनिश्चितता, ये एम्बिग्विटी, यही चीज तो ऐसी कहानियों को, किंवदंतियों को जिंदा रखती है। अगर पता होता कि किसने मारा, क्यों मारा, तो शायद डर समय के साथ कम हो जाता। सही। पर एक अनसुलझी अजीब मौत, वो लोगों के दिमाग में अटक जाती है। और अजली लाश, ये विवरण इसे और भयानक बनाता है। क्या मतलब था इसका? कोई रस्म, सबूत मिटाना, या कुछ और? ये सारे सवाल डर को और बढ़ाते हैं। और ये डर वहीं नहीं रुका। बिहारी यादव की मौत के बाद जो हुआ, उसने इसे पक्का कर दिया, किंवदंती बना दिया। हाँ, वो सिलसिला। हाँ, कहानी के मुताबिक उसके बाद एक भयानक पैटर्न शुरू हो गया। हर अमावस्या की रात गांव में किसी न किसी की लाश मिलने लगी। हर अमावस्या को। और हर बार एक ही तरीका, गर्दन कटी हुई, बार बार। तो गांव वालों को जोड़ने में देर नहीं लगी। उनके लिए तो साफ था, खूनी बिहारी लौट आया है, बदला लेने। ये पैटर्न बहुत अहम है। ये क्लासिक रेवेनेंट वाली कहानी है, मतलब बदला लेने वाला भूत। अच्छा। हाँ, जो अन्याय का शिकार हुआ और मरने के बाद बदला लेने लौटा। पर यहाँ खास बात है इसकी रेगुलरिटी। हर अमावस्या, और तरीका भी वही, गर्दन काटना। ये चीज डर को, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देती है। अब ये कोई रैंडम घटना नहीं है, ये एक तय खतरा है। पर ये सवाल मन में आता है कि अमावस्या ही क्यों और गर्दन काटना ही क्यों? क्या इसका बिहारी यादव की मौत से कोई लिंक था? बिल्कुल, यही वो सवाल हैं जो कहानी को और उलझाते हैं। अमावस्या, जैसा हमने कहा, वो इसे अलौकिक टच देता है, और गर्दन काटना, ये काफी हिंसक है, अपमानजनक भी माना जाता है। तो क्या ये बिहारी यादव की मौत के तरीके से जुड़ा है, या ये कातिल के गुस्से का इजहार है, या कोई संदेश है,
ये पैटर्न सिर्फ डर नहीं बढ़ाता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई लॉजिक है, चाहे वो सुपरनैचुरली क्यों ना हो। ये बेमतलब नहीं लगता, सोची समझी लगती है। और इसी वजह से ये और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। सही बात है। और फिर जब लगातार मौतें होने लगीं तो जाहिर है बात बाहर भी फैली। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब पटना से एक पत्रकार आता है, रवि कुमार। अच्छा, बाहरी दुनिया का दखल? हाँ, वो इस रहस्य की तह तक जाना चाहता है, सच का पता लगाना चाहता है। और वो काफी हिम्मती लगता है। वो सीधा उसी पोखर के किनारे डेरा डालता है जहां बिहारी यादव की लाश मिली थी। ओहो, मतलब खतरे के मुंह में। बिल्कुल। और वो तैयारी के साथ आया है, कैमरा, टॉर्च, वॉइस रिकॉर्डर, सब कुछ, जैसे वो तकनीक से इस डर का पर्दाफाश कर देगा। ये पत्रकार का किरदार अक्सर यही रोल निभाता है कहानियों में। तर्क का, सच्चाई की खोज का प्रतीक, और उसका पोखर के पास जाना ये टेंशन को और बढ़ाता है। हाँ, एक तरह से आधुनिकता बनाम दाचीन भय। क्या तकनीक जीत पाएगी? लेकिन कहानी में जो होता है वो बिल्कुल उल्टा है। रवि कुमार की हिम्मत, उसकी तकनीक शायद उस अनदेखी ताकत के आगे कम पड़ गई। आधी रात को जब वो वहां सबूत ढूंढ रहा था, अजीब चीजें होने लगी। अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगी, उस मौसम में बिल्कुल नामुमकिन। फिर पोखर का पानी, शांत पानी, अचानक उबलने लगा, बिना किसी आंच के। उबलने लगा? हाँ, और फिर सबसे डरावनी चीज, पास की झाड़ियों से एक भारी खुरदरी आवाज आई, और आवाज ने कहा, मेरा खेत लौटा दो, मेरा खून अधूरा है। आवाज? शब्द भी थे? हाँ, शब्द थे। कहानी कहती है रवि डर गया, कांप गया, लेकिन उसने कैमरा और रिकॉर्डर चालू रखा। ये जो डिटेल्स हैं, ठंडी हवा, उबलता पानी, आवाज, ये डर को एकदम पीक पर ले जाते हैं। इंद्रियों पर हमला है ये। हाँ, ये चीजें प्राकृतिक नहीं है तो अलौकिक का संकेत देती हैं। पर सबसे जरूरी है वो आवाज और उसके शब्द, मेरा खेत लौटा दो। हाँ, इसका क्या मतलब? ये सिर्फ डराने वाली चीख नहीं है, इसमें एक मांग है। ये अचानक कहानी को एक नया एंगल देता है कि शायद इस सब के पीछे कोई इंसानी वजह है। जमीन का झगड़ा, प्रॉपर्टी। हो सकता है। क्या बिहारी यादव की मौत खेत की वजह से हुई थी? ये सवाल खड़ा हो जाता है। और वो दूसरा हिस्सा, मेरा खून अधूरा है, वो भी बहुत रहस्यमयी है। खून अधूरा है मतलब बदला पूरा नहीं हुआ, या मौत का सच सामने नहीं आया, या खून के रिश्ते की तरफ इशारा है, पता नहीं। पर यह बदले की भावना को और पक्का करता है। ये आवाज सिर्फ डराती नहीं, एक मोटिव भी देती है। तो मतलब ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रह जाती। हाँ, इसमें मानवीय साजिश की बू आने लगती है। यही इसकी खासियत है। और ये परत तब और उलझ जाती है और भयानक हो जाती है जब पता चलता है कि रवि कुमार का क्या हुआ। अगली सुबह वो गायब था। गायब? हाँ, पोखर के पास सिर्फ उसका कैमरा मिला जिस पर खून के धब्बे थे, और उसका वॉइस रिकॉर्डर। ओहो। और रिकॉर्डर में वही आवाज थी, खूनी बिहारी लौटा है। हाँ। अब और भी साफ, तो जो पत्रकार सच खोलने आया था वो खुद एक रहस्य बन गया। ये कहानी का बहुत पावरफुल टर्निंग पॉइंट है। पत्रकार का गायब होना ये कई लेवल पर काम करता है। एक, ये खतरे को साफ कर देता है, कोई सेफ नहीं है। सही। दूसरा, ये जैसे तर्क की हार है। जो सबूत ढूंढने आया था वो खुद सबूत बन गया, एक ऐसे रहस्य का जिसका जवाब नहीं मिला। और तीसरा, ये गांव वालों के डर को और पुख्ता कर देता है। भाई, बाहर वाला आया, इतना सामान लाया, उसका ये हाल हुआ, तो मतलब वो शक्ति असली है, उससे पंगा नहीं लेना। हाँ, अब कौन हिम्मत करेगा सवाल उठाने की? बिल्कुल। ये घटना उस किंवदंती को लगभग, क्या कहते हैं, अभेद्य बना देती है। और कहानी का अंत भी कुछ ऐसा ही है। मतलब स्रोत बताता है कि आज भी नवरंगा में वो डर कायम है। डर जिंदा है? हाँ, जिंदा है। अमावस्या की रातें आज भी वैसे ही खौफनाक हैं। लोग बाहर नहीं निकलते और मानते हैं कि खूनी बिहारी वही है, शायद किसी नए शरीर की तलाश में, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। कहानी खत्म हो जाती है, पर डर, रहस्य वो बना रहता है। हाँ, अच्छी हॉरर कहानी अक्सर ऐसा ही करती है, जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। अगर हम देखें कि ये कहानी असरदार क्यों है, तो इसके पॉइंट साफ हैं। पहला, रहस्य, बिहारी की मौत, हत्याओं का सिलसिला। दूसरा, अलौकिक तत्व, वो काली आत्मा का शक, हवा, पानी, आवाज। तीसरा, हिंसा का पैटर्न, अमावस्या, गर्दन काटना, ये डर को नियमित बना देता है। हाँ, वो पैटर्न खास है। चौथा, वो मानवीय संकेत, मेरा खेत लौटा दो। पांचवां, तर्क की हार, पत्रकार का गायब होना। और छठा, अनसुलझा अंत, खतरा टला नहीं है। ये सब मिलकर
इसे सिर्फ डरावना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला बनाते हैं। तो ये थी कहानी नवरंगा गांव की और खूनी बिहारी की, जैसा कि स्रोत में दिया गया है। एक गायब किसान, अधजली लाश, अमावस्या की रातें, मौतें, एक लापता पत्रकार और एक गांव जो आज भी डर में जी रहा है। बाकी कई सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कैसे ऐसी किंवदंतियां छोटे बंद समुदायों में पनपती हैं। अक्सर जड़ में कोई असली घटना या तनाव होता है, जैसे यहाँ जमीन विवाद का इशारा है। हाँ, और वक्त के साथ वो असली घटना लोगों के डर, कल्पना, विश्वासों के साथ मिलकर अलौकिक रूप ले लेती हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कभी-कभी ये समुदाय के अनसुलझे डर या सोशल कंट्रोल का भी तरीका बन जाती हैं। डर, रहस्य और लोक कथा का ये जो मिश्रण है, ये बहुत गहरा असर छोड़ता है। और कहानी जहां खत्म होती है वहीं एक बहुत ही सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाती है। स्रोत के आखिर में